तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं भी बड़ा बेवकूफ़ हूँ। इस सिचुएशन में तो मुझे अपने सेलफोन का, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल देखकर मेरी उम्मीदें अपने आप फौत हो गईं, यानी कि मर गई, क्योंकि मेरा फ़ोन बैटरी लो होने की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका था। और यहाँ से अब आबादी भी बहुत अच्छी खासी दूर थी और अब मेरे पास सब्र के सिवा कोई भी चारा नहीं बचा था। मुझे अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि मेरी जो डील होने वाली थी वो तो अब कैंसिल हो चुकी है। चुनांचे मैं अब इमदादे गैबी के सहारे गाड़ी के अंदर ही बैठ गया। मैंने सीट से अपना सर टिका लिया। अभी मुझे ऐसे बैठे बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक से मुझे किसी के दर्द की सिसकियां सुनाई देने लगी, यानी कि कोई दर्द से कर्राह कर सिसकियां ले रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उन सिसकियों में इतना दर्द था कि मेरा अचानक से दिल भर आया और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब ही बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और मेरा दिल इतना भरा गया कि मेरा दिल खुद ब खुद ही उसकी मदद करने पर राजी हो गया और मैं हड़बड़ाहट में फौरन ही उस सिसकियों को सुनता हुआ अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर आ गया। बाहर तो सन्नाटे और सर्दियों का राज था और सिसकियों की आवाज़ें अब तक आ रही थी, जैसे कोई औरत शदीद पैन में, शदीद दर्द में हो और वो सिसकियां ले रही हो। जिंदगी में पहली बार मुझे इतना ज़्यादा निहायत खौफ महसूस होने लगा था। मैं यही सोचने लगा कि रात के सन्नाटे और इस वीराने में और इतनी शदीद ठंड में कौन औरत है जो रो रही है और सिसकियां लेकर रो रही है। अब मेरे हाथ पैर पूरी तरह कांपने लगे थे और आवाज़ भी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में ही पूछा, कौन है वहाँ पर? मेरा आवाज़ लगाना ही था कि अचानक से जो सिसकियों की आवाज़ें मुझे आ रही थी वो बंद हो गई। मैं घबरा गया और मैंने घबरा कर जब इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर इसी डरावनी सड़क से मुंसलिक सारे वाकयात एक एक करके मुझे याद आने लगे कि यहाँ पर कैसे कैसे हादसात हुए, लोगों ने क्या क्या देखा है। तो वाकई ये सड़क आसेफ ज़दा थी जहाँ पर किसी का आसेफ घूमता है। तभी अचानक मेरे इन ख्यालों में मुझे पायलों की छनक सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई औरत घुंघरू बांधे वहाँ पर नाच रही हो। इतनी सर्दियों में भी मुझे पसीना आ रहा था और ये मुझे तब महसूस हुआ जब मेरे कनपट्टी पर मेरे पसीने की एक बूंद बहने लगी। अब मेरी आवाज़ में लर्जिश आ चुकी थी। मैंने कहा, कौन है? सामने आओ। और उसके जवाब में मैंने खनकता हुआ कहकहा सुना, हंसने की आवाज़ सुनी जो जवाबन मुझे ये कह रहा था कि तुम हो कौन जो मैं तुम्हारे सामने आऊँ। मुझे अब दिल ही दिल में जितनी भी कुरानी आयतें याद थी उनका विर्द करना मैंने शुरू कर दिया था और उन्हीं कुरानी आयत की तिलावत करते हुए मैं अपनी गाड़ी में, अपनी 4 व्हीलर में जाकर बैठ गया। कुरानी आयत की तिलावत करने से मेरे दिल की बेचैनी और मेरे दिल का खौफ पूरी तरह से मेरे दिल से दूर हो चुका था। मैं अब कार में आकर बैठ चुका था। सुकून का माहौल मुझे लगने लगा था। कार खराब और सुनसानी रात और बाहर का माहौल आसिफ ज़दा, क्योंकि मैंने कह की आवाज़, हंसने की आवाज़ और घुंघरुओं की झनकार अपने कानों से ही सुनी थी, इसलिए मुझ पर डर तारी होना तो जाहिर सी बात थी। ये मेरा वहम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था कि मुझे इस आसिफ ज़दा सड़क पर ही अब पूरी रात गुजारना पड़ेगी, मुझे इस भूतनाक सफ़र पर ही सारी रात गुजारना होगी। अचानक मैंने ख्यालों की पेश नज़र ही अपनी कार की स्टार्ट वाली चाबी घुमाई और अचानक से इंजन स्टार्ट हो गया। ये मेरे लिए निहायत हैरत अंगेज कारनामा था। हैरत अंगेज चीज़ थी कि अचानक से खराब पड़ी हुई कार स्टार्ट हो गई। मैंने फटाफट एक्सीलेटर दिया और अपनी कार को आगे बढ़ाया। मेरी गाड़ी की रफ्तार अब भी आहिस्ता ही थी, लेकिन यही मेरे लिए बहुत बड़ी गनीमत की बात थी। और अब मैं अपने ड्राइव कर रहा था। मैं ये जानता था कि होटल जाना अब मेरे लिए बेकार साबित होगा, क्योंकि क्लाइंट अब जा चुका होगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी मुझे कार चलाते हुए। तभी गाड़ी की मध्यम रोशनी में मुझे बीच सड़क पर ही कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि मुझे लिफ्ट के लिए इशारा कर रहा था अपने हाथ से। न जाने मुझ पर कौन सा भूत सवार हुआ या न जाने किस जज्बे में आकर मैंने अपनी गाड़ी बिल्कुल उसके पास जाकर रोक ही दी। और मैंने जिस जगह पर गाड़ी रोकी थी, गनीमत से उसी जगह पर बाईं तरफ वो पुराना चर्च मौजूद था जिसकी आसिफ ज़दा कहानियाँ पूरे इलाकों में मशहूर थी। और वो चर्च ज़माने की टूट फूट का शिकार भी हो चुका था। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो वो लिफ्ट मांगने वाली शख्सियत मेरे करीब आई। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं दंग रह गया। इस कदर की मासूमियत, इस कदर की नादानी उसके चेहरे पर और इस कदर की खूबसूरती मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। और उसकी आंखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और उन आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इन आंखों को जानता हूँ। तभी मैंने शाहिस्ता लहजे में उससे फरमाया, जी फरमाइए। तो वो कहने लगी, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। उसके लहजे में खौफ और उसकी आंखों में वहशत साफ झलक रही थी। उसके हुस्न से मुतासिर होकर, उसकी नशीली आंखों को देखकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे
कार का गेट खोल दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इस वीरान और पुरअसरार इलाके में तन्हा एक लड़की का इतनी रात को होना मेरे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। मैंने जैसे ही गेट खोला तो वो लड़की फटाक से आकर अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही मेरे इर्द गिर्द मुझे अजीब सी सुहानी खुशबू आने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे इन आंखों की तरह वो खुशबू भी मेरी शनासा है, यानी इस खुशबू को भी मैं पहचानता हूँ। तभी वो लड़की बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मुझे लिफ्ट ना देते तो वो हवस के भूखे कुत्ते मुझे नोच नोच कर खा लेते। मैंने भी हिटलरी बताते हुए कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। तभी मैंने मुस्कुराकर उससे सवाल पूछ लिया, मगर आप इस वीराने में कर क्या रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो कहने लगी, बस जी मेरी बदकिस्मती है ये तो, आज उन कुत्तों ने मुझे यूनिवर्सिटी से अगवा कर लिया और यहाँ लाकर अपने अड्डे पर कैद कर लिया था, और उनको ये भी पता था कि ये सड़क आसेफ ज़दा है, जिसका उन्होंने फिर भरपूर फायदा भी उठाया और मुझसे वो अपनी हवस पूरी करना चाहते थे। मैं मौका देखकर वहाँ से भाग उठी। उसकी पूरी बात सुनकर मैंने उस लड़की का अच्छी तरह से जायजा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो लड़की मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके लिबास से कहीं से भी अबतरी जाहिर नहीं हो रही थी। उसका लिबास कहीं से भी नुचा हुआ या फटा हुआ नहीं था, और उसके लिबास को उसको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी गिरोह से बचकर किसी गिरोह के पास से भागकर आई है, क्योंकि उस लड़की का लिबास भी साफ सुथरा था और उसका चेहरा भी तरोताज़ा था। बल्कि उसका लिबास तो इस तरह का था कि उस लिबास से वो इस दुनिया की मालूम ही नहीं होती थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे उसकी झूठ की वजह समझ ही नहीं आई कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। खैर मेरा क्या था, मेरा काम तो इस मुख्तसर और हसीन सफ़र को यादगार बनाना था। तभी मैंने लाइन मारते हुए उससे पूछ लिया, अगर आप नाराज़ ना हो तो डिनर के बारे में क्या ख्याल है मोहतरमा? तो उस लड़की ने साफ साफ कह दिया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। वो मुस्कुराकर बोली। लड़की काफ़ी स्मार्ट थी और वो काफ़ी चालाक भी मालूम होती थी, क्योंकि उसने निहायत ही सफाई के साथ मुझे साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद मैंने उस लड़की को उस रोड पर छोड़ दिया जहाँ पर उसका घर था। उसे छोड़कर अपने घर की राह लेने लगा था। ओह, बातों बातों में मैं आपको नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम सदाकत अली खां है। मेरा ताल्लुक जिस खानदान से है उस खानदान का शुमार किसी ज़माने में शरीफ खानदानों में किया जाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुआ, शराब और औरत बड़े बड़े फन्ने खां को भी ठिकाने लगा कर चली गई। फिर मेरे दादाजी भी आखिर किस खेत की मूली थे। मेरे दादाजी को एक तवायफ से उनके दौर में इश्क हो गया। वो कहते हैं ना कि औरत की जवानी और समंदर के भंवर में कोई फ़र्क नहीं होता है, और दोनों में बर्बादी तो लाजमी ही होती है। पहले तो हमारी सारी दौलत और सारी जायदाद ठिकाने लगी, और उसके बाद तवायफों का शौक हमारी ख़ानदान की शराफत को भी निकल गया। दादाजी जो मेरे थे वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके, और तवायफ की बेवफाई की तरह मेरे दादाजी ने अपनी ज़िंदगी से भी बेवफाई कर डाली, यानी कि वो मर गए। वालिद साहब जो इस दुनिया में मौजूद नहीं, खुदा उन्हें गरीब के रहमत करे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की और सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंक कर मुझे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाया। और सबा से जो मेरी बीवी है उससे भी मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी, जहाँ पर उससे नज़र मिलते ही मोहब्बत के क्यूपिड ने मुझे ज़ख्मी कर दिया था। और सबा का ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से था, इसीलिए उससे इजहार मोहब्बत करने की मुझे कभी हिम्मत ही ना होती। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इश्क सच्चा हो तो इसका असर दूसरे तक भी पहुंचता है। मैं उससे कटने की कोशिश करता और वो मुझसे जुड़ने की कोशिश करती। जल्दी हमारी ये दीवानगी सबके सामने बयान हो गई और शादी के अहदो पैमान भी हो गए, और अब मुझे उससे शादी करने के लिए अमीर बनना था, क्योंकि कोई भी अमीर शख्स मखमल में टाट का पैबंद कभी बर्दाश्त नहीं करता। और उसके बाद मैं लग गया अमीर बनने की कोशिश में। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।